बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल नंबर 33 को सॉल्व किया। 34 बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एसेट्स से रेलेवेंट है और वो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए उसको हमने स्किप किया। हम आए एग्जांपल नंबर 35 की तरफ। एग्जांपल नंबर 35 को अगर आप लोग देखें, कहते हैं प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन केईज बुक्स फॉर द ईयर एंड 30 जून 2016। साथ में कोई नोट है, पता नहीं कौन सा है। चलें आगे चलते हैं। कहते हैं Comran Enterprises provides depreciation on plant and machinery at 10% written down value, reducing balance method. Depreciation is charged from the month the asset is available for use. मतलब हम लोगों ने पर डे के हिसाब से नहीं चलना, पर मंथ के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करना है हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को। For use in operations up to its disposal, cost of its plant and machinery and accumulated depreciation on 1st July 2015 were rupees 75 million and rupees 17 million respectively. अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो उसने हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं, मुझे हमसे अकाउंट्स नहीं पूछे कि आप मुझे अकाउंट्स बना कर दें। अब साथ में क्या क्या अब हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना है, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। अब ओपनिंग बैलेंसेस की तो कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है। आपने अपने एसेट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस 75 मिलियन एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 17 मिलियन अपने पास रिकॉर्ड कर दिया, तो आपके पास ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट बन गई 58 मिलियन। ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट बन गई 75 minus 17 is equal to 58 million. All right. Next देखें, कहता है on 1st October 2015 a second hand machine was acquired from Chinese company for rupees 15 million. The machine was renovated and overhauled at a cost of rupees 3 million. 25% of this expenditure was in respect of purchase of consumables. अच्छा, अब यहां पर देखें ना, तो 1 अक्टूबर 2015 जहां पर ये बात तो कंफर्म है कि एडिशंस हो रही हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना है। लेकिन जहां पर देखें तो क्या कहता है कि भाई जो चाइनीज कंपनीज को हमने पे किए वो 15 मिलियन थे। ऑलराइट, लेकिन हम लोगों ने जो मशीन्स के ऊपर रेनोवेशन एंड ओवरहॉल किया, तो आप मुझे बताएं ये रेनोवेशन एंड ओवरहॉल फर्स्ट टाइम है, इनिशियल है या सब्सिक्वेंट है? इनिशियल है। हमारे लिए तो इनिशियल है ना भाई, सेकंड हैंड मशीन है। अगर वो चाइनीज कंपनी वाले ही अपने उस एसिड की करते तो उनके लिए सब्सिक्वेंट था, वो एक्सपेंस आउट कर देते सारे का सारा। लेकिन मैंने तो उसको अभी अवेलेबल फॉर यूज बनाना है, तो मेरे लिए ये जो है हमारे पास आ रही है रेनोवेटेड एंड ओवरहॉल एक्सपेंसेस, ये बेसिकली कैपिटलाइज होने हैं मेरे लिए। ऑलराइट, लेकिन साथ में उसने बता दिया कि भाई इन 3 मिलियन का 25% मींस दैट 0.75 million expenditure was in respect of purchase of consumables। तो consumables तो एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो मतलब 3 मिलियन इन टोटल कैपिटलाइज नहीं करना, 3 मिलियन का 75% कैपिटलाइज होगा और 25% एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, डेबिट करनी है, वो 15 प्लस 75% ऑफ 3 मिलियन, तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 17.25 मिलियन। ऑलराइट, ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब आप प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दीजिएगा 17.25 मिलियन से। ओवरहॉल एंड रेनोवेटेड एक्सपेंसेस या कंज्यूमेबल्स के तौर पर कुछ भी एक्सपेंस का नाम दे दें, 0.25 मिलियन के वो आपने डेबिट करने हैं और बैंक को क्रेडिट कीजिएगा 18 मिलियन के साथ। ऑलराइट, एक कंबाइंड एंट्री हमारे पास बन जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो ये देखें, इसकी जर्नल एंट्री चेक करते हैं हम लोग, ये आ गई। मैं मिलियंस में बात कर रहा था, वो बात कर रही है अमाउंट इन रुपीज 1000। तो मैंने आपसे कहा 17.25 मिलियन को आप
प्लांट एंड मशीनरी में लेकर चले जाएं। इस तरह से 15 प्लस 75% ऑफ 3 मिलियन, साथ में वो जो कंज्यूमेबल्स थे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसने इसको नाम दे दिया, कंज्यूमेबल्स का नाम दे दें, या आप लोग ओवरहॉलिंग एक्सपेंस कह दें, कोई भी एक्सपेंस का नाम दे दें, उसको डेबिट करेंगे 3 मिलियन का। अब यहां पर भी जरा आप लोग लिख सकते हैं 3 मिलियन का 25%, आप इसको यूं लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। टोटल कितना बनता है 15 मिलियन, वो हमने बैंक से पे कर दिया। बात क्लियर? अब कोई इशू फर्स्ट में? अच्छा, हमने ये जर्नल एंट्रीज ही तो बतानी थी उसे। अब ये एक एडिशन हो गई हमारे नॉन करंट एसेट्स में। सेकंड में देखें, कहते हैं ऑन 1 November 2015 कि ई ट्रांसफर्ड अ मशीन हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10 मिलियन। लिस्ट प्राइस है, WDV या इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या कहता है, फ्रॉम इट्स स्टॉक इन ट्रेड टू इट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मतलब हमारा अपना जो बिजनेस है वो खुद इन्हीं मशीन्स में डील करना है। तो ये मशीन मेरी इन्वेंट्री भी है, ओके। और अपनी एक इन्वेंट्री आइटम्स में से मैंने एक मशीन उठाई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे दी। बात क्लियर? तो मेरा अब वो इन्वेंट्री नहीं रही, अब वो मेरी एसेट्स में शामिल हो जाए। गॉट इट? अब देखें, के ई सेल सच मशीन्स एट कॉस्ट प्लस, अपने आप को जब भी कोई चीज आपने देनी हो आप खुद से प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन है कि अगर बिजनेस अपने आप को कुछ दे रहा है या बिजनेस ऑनर को कुछ दे रहा है, उसे प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, हमेशा वो चीज रिकॉर्ड होगी अपनी कॉस्ट के ऊपर। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई? तो अब क्या करना था यहाँ पर, सिंपली हम लोगों ने जाकर अपने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देना था और अपने स्टॉक को क्रेडिट। अब अगर ये मेरे पास परपेचुअल मेथड हो तो स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, और अगर ये पीरियोडिक मेथड हो तो परचेजेस क्रेडिट हो जाती है। ऑलराइट, बात क्लियर? तो हम लोग ने जाकर ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, मशीन्स अकाउंट 10 मिलियन। अच्छा, और ये लिस्ट प्राइस थी 10 मिलियन। तो मैंने आपसे कहा था कि खुद से प्रॉफिट नहीं अर्न करना, तो इसमें तो प्रॉफिट शामिल है, और वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, कॉस्ट प्लस 25%। मतलब कि 100 रुपए की चीज वो 125 रुपए में सेल कर रहा है। तो ये जो 10 मिलियन है ये बेसिकली 125% है। तो आपने फाइंड करनी है इसकी कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट आपके पास कैसे आएगी, 10 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, द वैल्यू इज 8 मिलियन। तो आप लोगों ने जाकर प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देना है 8 मिलियन से, एंड स्टॉक इन ट्रेड या परचेजेस, इसको जाकर क्रेडिट करेंगे हम लोग 8 मिलियन के साथ। बात क्लियर? कोई इशू? स्टॉक इन ट्रेड एंड परचेजेस दोनों में से कोई भी क्रेडिट हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री का मेथड कौन सा है। आप लोगों ने पीआरसी में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा, तो वहां पर पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड्स देखे होंगे। तो अगर पीरियोडिक मेथड हो तो परचेजेस रिकॉर्ड होती है, परपेचुअल मेथड हो तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। जी, सेल क्यों करेंगे, सेल नहीं है ये, खुद को कोई चीज देना सेल नहीं होता। अब जैसे बिजनेस ऑनर लेके जाता तो ड्राइंग्स आ जाती, तो सेल तो नहीं होती ना। अब बिजनेस खुद यूज कर रहा है तो जहां बिजनेस उसको यूज करेगा वही डेबिट हो जाएगा। और अपनी परचेजेस में से, अपनी इन्वेंट्री में से, बिजनेस कहता है परचेजेस क्या होती है बिजनेस की नजर में, बिजनेस की नजर में परचेजेस क्या है, बॉट ऑफ गुड्स फॉर सेल पर। तो कस्टमर खुद को, बिजनेस खुद को क्या सेल कर रहा है, वो तो कंजम्पशन हो गई, वो तो अपना यूजेज हो गया, तो वो उसकी बिजनेस की परचेजेस तो ना हुई, और हमने उनको पहले परचेजेस रिकॉर्ड किया हुआ था, तो हम अपनी परचेजेस को कम करें। ऑलराइट, बट आप ये देख लो, मैं सिंपल सी एग्जांपल दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि सपोज स्टेशनरी स्टोर है आप लोगों का, स्टेशनरी आइटम, आप 1 दर्जन पेंसिल लेकर आते हैं, 1 दर्जन बॉल पॉइंट लेकर आते हैं, उसमें से ना 2 बॉल पॉइंट्स आपके बच्चों ने ले ली,
तो बिजनेस में जो परचेजेज रिकॉर्ड करोगे वो 12 बॉल पॉइंट्स की करोगे या 10 की करोगे? 10 की करोगे, क्यों? क्योंकि वो 2 बॉल पॉइंट तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आए हो, तो बिजनेस के परचेजेस तो नहीं होंगे ना। अब देखो स्टार्ट में अगर इसको रिकॉर्ड कर दो तो आप परचेजेस 10 बॉल पॉइंट्स के लिए रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आपने पहले 12 की ही परचेजेस रिकॉर्ड कर ली थी, बाद में आपका अपना बेटा आ गया कि बॉल पॉइंट दे रहे बाबा, और आपने 2 बॉल पॉइंट्स उठाकर दे दिए, साथ में वो छोटी बहन के लिए भी लेके चला गया, तो आपके पास तो 10 बॉल पॉइंट्स रह गए। अब बिजनेस कहेगा कि भाई वो तो तुम्हारे अपने पर्सनल यूज के लिए थे, तो मुझे क्यों तुम परचेजिंग में 10 बॉल पॉइंट्स लिख रहे हो? तो 12 क्यों लिख रहे हो? तो 10 नहीं होनी चाहिए थी। तो परचेजेस को कम किया जाता है। ओके, जब भी गुड्स बिजनेस ओनर लेकर जाए या बिजनेस खुद किसी और एसेट के लिए यूज करे, तो हमेशा परचेजेस में या इन्वेंट्री में डिक्रीज रिकॉर्ड होता है। इसको सेल नहीं कहा जाता, इसलिए तो सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्डिंग नहीं होती। अगर सेल रिकॉर्ड करेंगे तो सेल हमेशा अपनी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होती है। गॉट इट? जबकि ये तो कॉस्ट पे जा रही थी। डन। नेक्स्ट देखते हैं। ये एंट्री क्लियर सब बच्चों को? थर्ड पॉइंट इज, कहते हैं on 1st January 2016 certain parts of a plant were added to a cost at a cost of rupees 4 million to extend its, तो जैसे उसने ये प्यारी सी बात की ना, टू एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ, पता चल गया कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है, इंप्रूवमेंट्स हैं, तो प्लांट को डेबिट कर दो, कैश या बैंक को क्रेडिट कर दो बाय 4 मिलियन। ओके, हाँ जी। फोर्थ, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट है, कहते हैं on 1st March 2016 plant was damaged and remained in operative for 1 month. KE spent an amount of rupees 3 million on repairs to restore the plant in, तो क्या ये इंप्रूवमेंट्स आई? क्या ये इंप्रूवमेंट्स आई? नहीं, ये कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं है। उसको तो उसकी वर्किंग कंडीशन में लेकर आना है। पहले वाली में 3 मिलियन का एक्सपेंस हो गया, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट करेंगे 3 मिलियन से, एंड कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे 3 मिलियन। ऑलराइट, the last one is on 1st April 2016, a machine which was purchased on 1st July 2012 for rupees 12 million was completely damaged and was sold for rupees 1.2 million. तो अब क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे 12 मिलियन से। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे 12 मिलियन से, बैंक को डेबिट करेंगे 1.2 मिलियन से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। अब वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने एसिड को परचेज कब किया हुआ है? 1 जुलाई 2012। मेरा अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है? 30 जून 2016। फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ओके, तो उसके लिए WDV फाइंड करने का फार्मूला कॉस्ट ऑफ एसिड इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, 10% था ना, रेज टू पावर। अब देखिएगा, परचेज किया 2012 में, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 2013 में, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 2013, सेकंड 2014, थर्ड 2015 और फोर्थ 2016। लेकिन उसके दरमियान ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो गया, तो कंप्लीट 3 इयर्स हैं। ओके, तो आपने इसको रेज टू पावर 3 कर देना है। तो आपके पास WDV ऑफ एन एसिड आएगी ओपनिंग 8748, बेसिकली 8.748। ऑलराइट, अच्छा अभी भी इससे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं फाइंड कर, क्योंकि हमने इसको लेके जाना है एट द एंड ऑफ द डिस्पोजल, अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल कब हुआ? डिस्पोजल हुआ 1 अप्रैल को, तो हम लोग इसको अभी मजीद अप्रिशिएट करेंगे। 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 1 अप्रैल, तो 1 जुलाई से 1 अप्रैल तक 9/12, तो ये वैल्यू आएगी 0.65
अच्छा, इस वैल्यू में से इसको माइनस करते हैं, तो WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज 8.09. अच्छा, 12 में से WDV माइनस करते हैं, तो ये accumulated depreciation 3.908 होगा, 3.908. ये इसकी accumulated depreciation है at the date of disposal. अच्छा, आप में से कोई ऐसा जिसको इस बात की समझ ना आई हो? सबसे पहले कॉस्ट थी, उसको 3 इयर्स तक लेकर आए, ये WDV है. ओके, अब इसमें ना आप अगर देखें 1 जुलाई 2012 से लेकर ना, मैं इसको लेकर आया 30 जून 2015 ओपनिंग, जो करंट ईयर है ना उसका ओपनिंग WDV इसकी ये बन गई. जबकि डिस्पोजल कब हो रही है? 1 अप्रैल 2016. तो इन 9 मंथ्स के लिए मैंने इसको अलग से डेप्रिशिएट किया और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये आया. फिर इस ओपनिंग WDV में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया, तो डेट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास इसकी WDV आ गई. ऑलराइट, कॉस्ट में से WDV माइनस करो, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, ये इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. आप समझ आई? यस. अच्छा, ये जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट, 1.2 डेबिट, 12,000 क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला जाएगा. और ये किस सूरत में जाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट. क्लियर हो गई बात? कोई इशू? अच्छा, अब जाहिर बच्चों को ये लगता है जैसे क्वेश्चन खत्म हो गया है, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने भी आना था. आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बताना था. उसने आपने कहा था ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2016 तक की तमाम तर एंट्रीज बतानी है. तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं चार्ज करोगे? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा. अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट कैसे करना है? जब आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, तो सबसे पहली चीज ओपनिंग WDV. ओपनिंग WDV आपके पास क्या आ रही थी? अब अमाउंट इन ₹1000 चले जाते हैं हम लोग, 58,000 ओपनिंग WDV ऑफ एन एसेट. फिर इससे पूछो इज देयर एनी डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर? तो आंसर मिला यस. तो आप ये देखो, ये जो WDV है ये कौन सी डेट पर है? 1 जुलाई 2000. तो ये कहते हैं कि हम में से डिस्पोजल की भी ओपनिंग WDV माइनस कर दो. ऑलराइट, हम में से डिस्पोजल की ओपनिंग WDV माइनस कर लो. ये रही 8748, ये जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, ये इसमें से माइनस कर दो. क्यों? हमने पूछा भाई बचा क्यों करे माइनस, तो कहा गया कि हमने पूरा साल के लिए डेप्रिशिएट होना है, जबकि डिस्पोजल ने टिल डेट ऑफ डिस्पोजल जाना है, उसके ऊपर टाइम फ्रैक्शन लगेगा, इसलिए उसको हम में से अलग कर. बात समझ आई? ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसके ऊपर लगा दो 10%, तो वैल्यू आएगी 4925. फिर डिस्पोजल को बुला लो, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 656. ऑलराइट. अच्छा, फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर. तो आपको याद है एक एडिशन तो स्टार्ट में ही हो गई थी 17.25 मिलियन की पहली एंट्री, वो लिखोगे 17250 मल्टीप्लाइड बाय अब ये देखें ये कब हुई थी एडिशन? 1 अक्टूबर को. तो 1 अक्टूबर से 30 जून तक कितने मंथ्स बन गए? 9 इज इक्वल टू 12 to
1294 ऑलराइट। फिर एक और एडिशन हुई थी 4 मिलियन की, 4 मिलियन मतलब 4000 मल्टीप्लाइड बाय ये हुई थी 1 जनवरी 2016 को 0.3। तो कितना टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू, इनको जाके ऐड कर लें। जी हाँ, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। 8 मिलियन जो स्टॉक इन ट्रेड से हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री बनाई है, 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय किस दिन उसको अपनी इन्वेंट्री से लेकर आए, 1 नवंबर को, तो 8 बाय, हाँ जी, ये वैल्यू क्या आ रही है 533। अब इनको ऐड कर लें, 7608, ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके हो गया, और आपकी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती। 7608 डिफाइन किया था हम लोगों ने, हाँ 7608। अच्छा, अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई पॉइंट, कोई बात क्लिक ना की हो, कर लिया था ये क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, जब WDV मेथड हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, तो लाजिम बात है हमारे ओपनिंग एसिड ने भी तो डेप्रिशिएट होना है। ओपनिंग एसिड अगर क्लोजिंग एसिड का भी पार्ट है, मतलब मेरे पास एक गाड़ी पिछले साल में मौजूद थी, ऑलराइट, इस साल का वो ओपनिंग बनेगी, इस साल का ओपनिंग बनेगी ना, जो पिछले साल में गाड़ी मौजूद थी इस साल का ओपनिंग बनेगी। मैंने इस साल में न्यू गाड़ी भी परचेज कर ली ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन जो ओपनिंग थी क्या वो पूरा साल नहीं डेप्रिशिएट हुई? क्या उसके ऊपर टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है? नहीं। तो ओपनिंग एसिड्स की, अब WDV मेथड था तो ओपनिंग एसिड की WDV लो, फिर इनसे पूछो कि भाई आप में से किसी का कोई डिस्पोजल तो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा एक का डिस्पोजल हुआ है, तो उसकी WDV भी तो 58,000 में शामिल है। अब अगर मैं 58,000 पर मल्टीप्लाइड बाय 10% कर दूं विदाउट टाइम फ्रैक्शन, तो वो डिस्पोजल तो पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट हो जाएगा, जबकि उसको क्या पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होना चाहिए, इसीलिए उसको अलग कर। अब हम लोग मौजूद है ओपनिंग पर, तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग WDV माइनस करना, डिस्पोजल की WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं माइनस करनी। ओके, जैसे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल WDV क्या आ रही थी 8.092, भाई ये नहीं माइनस करनी। जब आप 1 जुलाई पे मौजूद हैं तो डिस्पोजल को भी 1 जुलाई पे देखना। क्लियर? और कोई बात? हाँ जी, सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन एग्जांपल 36। इसमें कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड एसिड डिस्पोजल अकाउंट हम लोगों ने बना के देना है। कहते हैं प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट पर्टेनिंग टू द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। जब उसने कहा ना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 मींस दैट स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 2018, और 2017-16 का कोई लेजर हमने मेंटेन नहीं करना। अब अगर ये फर्स्ट ईयर हुआ फिर तो वैसे ही ओपनिंग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ये फर्स्ट ईयर ना हुआ तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करें। ओके, अब क्या कहते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्लांट एंड मशीनरी फॉर अल्फा एंटरप्राइजेस as at 1st January 2018, balances of cost and accumulated appreciation amounting to rupees this and this respectively। तो ये तो दो अकाउंट्स आपने बना लेने थे अपने पास, एक कॉस्ट का अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट। कॉस्ट के अकाउंट का ओपनिंग क्या जाके लिख देते हैं, अमाउंट इन ₹1000 कर लेते हैं हम लोग, ऑल अमाउंट इन ₹1000। तो एसिड अकाउंट का ओपनिंग क्या चला जाएगा 12700, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग जाएगा 6240, जाकर ये ओपनिंग लिख देते हैं। अच्छा, इधर ही समझा दूं या लिख कर बताऊं ये सारी चीजें? बुक पे चल जाएगा गुजारा? चले सुने,
ये मेरे पास एसिड अकाउंट का ओपनिंग आ गया। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट का भी ये आपने ओपनिंग लिख दिया। ये बात क्लियर? अच्छा फिर सुनिएगा, नेक्स्ट उसने क्या कहा, अब फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट उसने कहा कि ऑन 1 अप्रैल 2018 एन ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज, तो भाई हमें फेयर वैल्यू से कोई गर्ज नहीं होती। फेयर वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। मतलब हम लोगों ने एक एसिड परचेज किया, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है 300, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है 300, क्योंकि मेरा एक जो डेप्रिसिएशन मेथड था कि मेरा एस्टीमेट था, यूजफुल लाइफ एस्टीमेट थी, रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट थी, वो 300 आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मार्केट में भी 300 का ही हो, वो मार्केट में 340 का है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही हो 400 WDV, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 340। ऑलराइट, और फेयर वैल्यू से अब ऐसा मुराद नहीं है कि मैंने इसको जाके सेल भी उसी पे ही कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई फेयर वैल्यू अगर 340 है मार्केट की वैल्यू, तो जरूरी नहीं है सेल भी 340 पे ही हो जाएगा, और हो सकता है बार्गेनिंग करनी पड़ जाए हमें, हो सकता है उस सेल के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन पे करना पड़ जाए, तो हम लोगों ने वो बाकी चीजें भी साथ में देख। अब फिर उसने क्या कहा, वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। अब जैसे वैसे ये बात आ गई थी ना, तो एक्सचेंज ऑफ एसिड था, और एक्सचेंज ऑफ एसिड अभी तक हम लोगों ने वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको ना यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्लियर कर दूंगा एक्सचेंज से रहने में। और वैसे एक्सचेंज को हम लोग इन डिटेल्स जाकर देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ एसिड किस तरह से आता है हमारे पास। अब क्या कहते हैं एक्सचेंज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजल के जरा बाद। अब डिस्पोजल हम लोग शुरू कर चुके हैं, जब डिस्पोजल अच्छे से हो जाएगा तो एक्सचेंज की तरफ जाते हैं हम लोग। अच्छा कहते हैं हमारे पास एक ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन की जो वैसे जो मार्केट में वैल्यू है ना वो है 340। ऑलराइट, इसको हमने एक्सचेंज किया एक न्यू मशीन के साथ, पेड थ्रू अ चेक ऑफ रुपीज 680, साथ में अपना पुराना एसिड भी दिया, साथ में 680 रुपीज भी दिए, और न्यू एसिड परचेज कर लिया। द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन वॉज रुपीज, और न्यू मशीन की वैसे जो लिस्ट प्राइस थी वो थी 1130। द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड फॉर रुपीज 870 ऑन 1 सितंबर 2015। अच्छा बेटा, डिस्पोजल में और एक्सचेंज में थोड़ा सा फर्क है। डिस्पोजल क्या होता है, सपोज करें कि मेरे पास मेरा पुराना मोबाइल है, मैंने न्यू मोबाइल परचेज करना है, तो लाजमी बात है न्यू मोबाइल के लिए भी कोई ना कोई पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने जो मोबाइल परचेज किया, सपोज कि वो मोबाइल न्यू आ रहा है 80,000 रुपए का, तो अब मुझे 80,000 रुपए चाहिए, लेकिन साथ में मैंने ये सोचा कि मैंने पुराने मोबाइल का क्या करना है, तो क्यों ना मैं पुराना मोबाइल सेल कर दूं। अगर मार्केट में जाकर मैं किसी दूसरी पार्टी को सिर्फ अपना पुराना मोबाइल सेल करूं, और वो सेल हो गया 30,000 रुपए का, तो मुझे कितने और पैसों की जरूरत होगी, 50,000 रुपीज, तो मेरा 80,000 रुपया पूरा हो नहीं जाएगा। अगर मैं अपना पुराना एसेट सेल करता हूं किसी और पर्सन को, और न्यू एसेट परचेज करता हूं किसी दूसरे पर्सन से, तो ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। एक है पुराने एसेट्स का डिस्पोजल, दूसरा है न्यू एसेट्स की एक्विजिशन परचेज। ऑलराइट, लेकिन जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, सपोज मोबाइल के लिए ही, तो मैं हफीज सेंटर चला गया, मोबाइल शॉप्स पे गया, जहां से मैंने मोबाइल लेना था उसी शॉप पे गया, उससे मैंने पूछा कि भाई न्यू एसिड मैंने परचेज करना है, न्यू मोबाइल परचेज करना है। उसने कहा भाई 80,000 रुपए इसकी प्राइस। मैंने कहा मैं तुम्हें 80,000 नहीं देता, मैं तुम्हें अपना पुराना मोबाइल भी साथ में देता हूं, अब बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं न्यू मोबाइल को परचेज करने के लिए, अब बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। तो उस न्यू मोबाइल को परचेज करने के लिए एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज करूंगा, साथ में अगर आपने कॉस्ट ऑफ एसिड की बात को याद करो, तो उसने क्या लिखा था कॉस्ट ऑफ एसिड के अंदर, कॉस्ट इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन पेड। याद आया? तो मैंने वहां पर आपसे क्या कहा था, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन, वो जो न्यू मोबाइल परचेज करने के लिए पुराना मोबाइल मैं दे रहा हूं,
ये अदर कंसीडरेशन है। अब ये अदर कंसीडरेशन अपनी बुक वैल्यू पे नहीं जाएगी, फेयर वैल्यू पे जाएगी। इसीलिए उसने आपको बताया कि आपके पुराने एसिड की फेयर वैल्यू क्या है। गॉट इट? तो जो न्यू एसिड मैं रिकॉर्ड करूंगा उसको उसकी लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और बात बताओ कि अगर मैं मोबाइल परचेज करने के लिए गया या कोई भी एसिड, उसने कहा भाई एसिड की वैल्यू है 1130, और मैं उससे कहूँ कि नहीं यार 1130 नहीं, इसको कम करो। उन्होंने कहा चले 1050 दे देना। मैं उसको 1050 देकर आ गया। मुझे बताएं, मैं आकर अपने एसिड को रिकॉर्ड 1130 पे करूंगा या 1050 पे करूंगा? लिस्ट प्राइस पे तो नहीं करूंगा ना, मैं उस प्राइस पे करूंगा जो मैं देकर आया, राइट? तो अब आप ये देखो कि इस न्यू एसिड जिसकी लिस्ट प्राइस 1130 थी, उसके लिए मैं क्या पे कर रहा हूं? मैं उसको 870 रुपीज पे कर रहा हूं। एम आई राइट? न्यू एसिड के लिए मैं उसे 870 रुपीज, अच्छा सॉरी, मैं नीचे वाली वैल्यू पढ़ रहा था, 680 रुपीज पे कर रहा हूं। प्लस जो अपना पुराना एसिड दिया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 340। साथ में वो अपना पुराना एसिड भी तो दे रहा हूं। हमने ये नहीं देखना कि मेरी बुक्स में उस एसिड की क्या वैल्यू थी, हमने क्या देखना है कि उस एसिड की मार्केट में क्या वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? तो 680 प्लस 340, द आंसर इज 10। न्यू एसिड रिकॉर्ड होगा 1020। All right. So exchange of acid basically disposal of acid and acquisition of acid को कंबाइन कर लो तो एक्सचेंज ऑफ एसिड बन जाता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ एसिड में एक ही सप्लायर से आप लोग न्यू एसिड परचेज भी कर रहे हो और वही आपके पुराने एसिड का कस्टमर भी है। ऑलराइट। जबकि एक्विजिशन और डिस्पोजल में दोनों पार्टीज अलग अलग होती है, बस ये फर्क है दोनों। बात समझ आ गई है? अच्छा, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसके लिए न्यू एसिड जाके ऐड करना पड़ेगा। मतलब एसिड अकाउंट को डेबिट करूंगा, कितनी अमाउंट से? 1020 से। कैसे पता चला? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड। ऑलराइट। तो कैसे? 340 प्लस 680 एसिड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो अकाउंट जो एसिड डिस्पोज करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट डिस्पोजल के तौर पर जाएगी। और जब डिस्पोजल देखें उसकी कॉस्ट क्या थी हमारे पास? 870। तो आप लोगों ने 870 अपने एसिड अकाउंट में से डिस्पोजल अकाउंट को भेज देना। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर डिस्पोजल एक ही हो तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही डिस्पोजल अकाउंट आपके पास बन जाए। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डिस्पोजल्स हों तो प्रेफरेबल है कि हर डिस्पोजल का अलग से अकाउंट हो। प्रेफरेबल है कि हर डिस्पोजल का अलग से अकाउंट बने। क्यों? अब अगर आप एक ही अकाउंट बनाते हो तो आपको ना नेट बैलेंस मिल जाएगा। वो गेन हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, तो वो जाएगा भी तो किसी एक जगह पर कि भाई अगर गेन हो गया तो अदर इनकम, लॉस हो गया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर दो डिस्पोजल किए, दोनों पर गेन था और मैंने भी मर्ज करके लिख दिया, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन के किसी भी हेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गेन अदर इनकम के तौर पर ही जाना था। तो अदर इनकम को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मेरी बात पिक की आप लोगों ने? दोनों पे लॉस हो गया, मैंने दोनों के लॉस को इकट्ठा किया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकम को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग हो गई है। ऑलराइट। लेकिन एक पे था गेन और दूसरे पे था लॉस। नेट इंपैक्ट प्रॉफिट के ऊपर तो बिल्कुल सही सही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता प्रॉफिट को, लेकिन उनकी अपनी क्लासिफिकेशन गलत होता। अब जिसके ऊपर गेन था उसने रिकॉर्ड होना था अदर इनकम के तौर पर, जिस पे लॉस था उसने रिकॉर्ड होना था
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पर आपने नेट ऑफ कर दिया, तो आपको तो कोई एक चीज मिलेगी, या तो गेन मिलेगा या दोनों ही गलत हो गए, अपने अपने टोटल दोनों के गलत हो गए, क्योंकि इनकम जितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करनी थी आपने उतनी अमाउंट से नहीं की, और लॉस भी जितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करना था उतनी अमाउंट से नहीं किया। वो दोनों के टोटल गलत हैं, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू बिल्कुल सेम ही रहे, उस पर फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए प्रेफरेबल है कि आप इनको अलग अलग रिकॉर्ड करें। तो अगर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है तो मैं डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज का अलग अकाउंट, ओके हो गई बात। अच्छा, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज का अकाउंट बनेगा हमारे पास, ये देखें कुछ इस तरह। अब पहले आप लोग बनाते थे सिंपल डिस्पोजल अकाउंट, अब डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, तो यहां से 870 लेकर आ जाए। प्लांट एंड, अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी यहां पर क्रेडिट हुआ, लेकिन क्या इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की वजह से प्लांट एंड मशीनरी डेबिट नहीं हुआ? नहीं हुआ डेबिट, हुआ है तो वो भी तो साथ में लेकर आओ ना। ये देखो इसके साथ हमने क्या लिखा हुआ है, हमने कोई कैश या बैंक वगैरह तो नहीं लिखा ना, तो हम यहीं पे उसको लिखेंगे 1020 प्लांट एंड मशीनरी। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज में आपका प्लांट अकाउंट, एसिड अकाउंट डेबिट होगा न्यू एसिड के लिए और क्रेडिट होगा ओल्ड एसिड के लिए, गॉट इट। और आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा ओल्ड एसिड के लिए और क्रेडिट होगा न्यू एसिड के लिए, क्लियर। अच्छा, बाकी चीजें वैसी कि आपने इस पुराने एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखनी है, और इसके अगेंस्ट अगर कोई अमाउंट पे की या रिसीव, इस ट्रांजेक्शन में आपने पे की या रिसीव की, पे की, पे की तो मतलब क्रेडिट तो फिर बैंक हो गया, तो डेबिट कौन होगा? डिस्पोजल। यहां पर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज में कभी आप पे कर रहे होंगे, कभी आप लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब ये जरूरी नहीं कि हर टाइम आप ही पे करेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि आप अकाउंटेंट हो दूसरी पार्टी के, तो उन्होंने तो रिसीव किया है ना कैश, हम लोगों ने पे किया है ना, तो जब पे किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? डिस्पोजल। क्लियर। यहां डिस्पोजल के लिए ना आपको चार चीजें लिखनी पड़ती हैं, और पांचवी चीज प्रॉफिट और लॉस आपके पास आएगा एज बैलेंस। बात क्लियर। अब देखें यहां, अब हम लोगों ने कितनी अमाउंट पे की, तो बेटा ऑटोमेटिकली 1020 में 680 एडजस्ट हो चुका है, तो आपको अलग से ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ कैमुलेटेड एप्रिसिएशन के ऊपर, कि इस एसिड की कैमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या बनेगी। तो उसने आपसे क्या कहा कि इसको हमने परचेज किया था 870 में, कब? 2000, और हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट है यूजिंग, और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 2018, और हमने ये ट्रांजैक्शन की, ओके। तो अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर परचेज है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो क्या करेंगे? डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ एसेट इज डेप्रिसिएशन, December 15, depreciation 870 multiplied by September, October, November, December, 4 by 12, the value is 58 WDV 812। फिर डेप्रिसिएशन कब? 16 दिसंबर 16 में,
Chapter 812 multiplied by 20%. 162. 162, 6, 50. ये WDV आ गई कब? 31 दिसंबर 2016. ओके, अब जाएंगे 17 पर. 650 20%. WDV आपके पास आ जाएगी कब तक? 31 दिसंबर 2000 या 1 जनवरी 2018 डिस्पोजल का ईयर आ गया और डिस्पोजल हुआ 1 अप्रैल. डेप्रिशिएट करेंगे 520 multiplied by 20% multiplied by 3 by 12 is equal to 26. तो वैल्यू आ जाएगी 494. ये क्या है? कब? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? 870 माइनस 494 376. यह है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. ये जाके रिकॉर्ड कर दो 376. तो आप लोग तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना रहे थे, तो क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा? तो जाके डेबिट कर दोगे अगेंस्ट डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज 376. बात क्लियर? अच्छा, क्या इस डिस्पोजल अकाउंट में कोई और चीज आएगी? आप कोई और चीज इसमें लिखना चाहो? नहीं, बैलेंसिंग वैल्यू. तो बैलेंसिंग वैल्यू कब आएगी? जब क्लोजिंग करेंगे. तो इसकी क्लोजिंग करते हैं. डेबिट साइड का टोटल देखें 1550 1550. क्रेडिट साइड का टोटल देखें 1396. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा 1550. इसमें से ये लेस किया तो प्रॉफिट और लॉस काउंट को चले गए 154. प्रॉफिट और लॉस काउंट डेबिट हो रहा है, तो लॉस या गेन? लॉस. तो ये लॉस के तौर पर एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा 154. ऑलराइट. और वैसे अगर देखो द डेट ऑफ डिस्पोजल एसिड की WDV क्या थी? 494. जबकि उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? तो 340 और 494 का डिफरेंस देखना 150. ये लॉस हो गया. ओके. जो एसिड मेरी बुक्स में 494 का था, मैंने उसे वो एसिड कितने में दिया? फेयर वैल्यू के ऊपर 340 के ऊपर. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली लॉस. एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे मुझे लॉस फेस करना पड़ा. ऑलराइट. अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि जैसे भाई 1130 का एसिड देखो हम लोग लेकर आ गए 1020 के ऊपर. Am I right? ऐसे ही है ना. लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि जो एसिड आपका 494 का था वो उसने कितने में रखा? 340 में जाकर रखा. क्लियर? इस 340 को कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस. इस 340 को कहा जाएगा, ये नेम अपने पास लिख लें, ट्रेड इन अलाउंस. अच्छा, क्या मतलब है इसका? कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सेम सिचुएशन देगा जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ी है. कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे कहेगा कि भाई न्यू एसिड की वैल्यू है 100 रुपए. तुम जो अपना पुराना एसिड मुझे दे रहे हो ना, मैं इस एसिड के ऊपर तुम्हें 30 रुपीज का ट्रेड इन अलाउंस दे दे. क्या न्यू एसिड की वैल्यू है 100 रुपीज,
जबकि ओल्ड एसिड की वजह से मैं तुम्हें 30 रुपीज का ट्रेड इन अलाउंस दे दूंगा। इट मींस दैट कि मेरा पुराना एसिड मेरे न्यू एसिड में 30 रुपीज की कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है, तो रिमेनिंग 70 रुपीज मैं इन कैश पे कर, मतलब न्यू एसिड की प्राइस में से ट्रेड इन अलाउंस माइनस कर दूं तो रिमेनिंग अमाउंट इन कैश मैं पे कर दूं। आपको मेरी बात समझ आई? तो मतलब बात एक जैसी है। यहाँ पे क्या था कि उसने ना मुझे कैश की वैल्यू भी बता दी थी कि भाई आपने इतना कैश पे करना है 680 का, गॉट इट। लेकिन यहीं पे वो ट्रेड इन अलाउंस दे देता तो कैश कितना पे करना है वो मैं फाइंड करता। मैं देखता कि न्यू एसिड की वैल्यू क्या है, उसमें से ट्रेड इन अलाउंस माइनस करता, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आती वो मैं उसको कैश के तौर पे पे, गॉट इट। मतलब आपका जहां पर आप गए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने, उस पर्सन ने कहा कि भाई न्यू एसिड 100 रुपए का है, मैं तुम्हारा पुराना एसिड 30 रुपए में रख लूंगा। उसे कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस। कि मुझे अपने पुराने एसिड के अगेंस्ट क्या अमाउंट मिल रही है, गॉट इट, उसे कहा जाएगा ट्रेड इन अलाउंस। बात क्लियर हो गई? तो इस सिचुएशन में मुझे अपने पुराने एसिड के अगेंस्ट कितनी अमाउंट मिली, तो वही इसका ट्रेड इन अलाउंस 3/4। क्लियर? आई होप कि अब आपको जरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी वैसे समझ आ चुकी है ना ऐसा? अच्छा, अब इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन भी हो रही होती है और डिस्पोजल भी हो गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देख, थर्ड पॉइंट कहते हैं ऑन 1 Feb 2018 a plant having a list price of rupees 10 million was acquired a trade discount of 5%। तो फोर एंड क्लिक किया कि ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाता है, तो लिस्ट प्राइस का 5% और वो आप लोगों के पास जाके बनेगा 500,000। ओके, 500,000 मतलब 0.5 मिलियन। तो जैसे ही लेस करोगे वैल्यू आ जाएगी 9.5 मिलियन। ओके, मतलब 1 करोड़ में से आपको 5 लाख रुपए का डिस्काउंट, तो 95 लाख रुपए आपने पे करने हैं 9.5 जी। Was allowed on the list price. The plant was ready for use on 1 August 2018 after incurring the following cost। तो मतलब just 9.5 मिलियन भी नहीं जाना। अब मैंने कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करना है, ऊपर अमाउंट आ रही है इन 1000, तो ये देखें ये 1000 उड़ गए इसके, तो अब एसिड कितने का है 10,000 रुपए, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, कितना 500। तो आपके पास एसिड की वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये तो हर हाल में आ जाएगा। क्या आपने मेरी ये बात पिक की? नीचे हमने देखना है कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, कहते फ्रेट चार्जेस आने दें, कंसल्टेंट्स फी, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे लिख देता ना नेसेसरी टू मेक द इंस्टॉलेशन एंड एक्सेट्रा, फिर हम लोग ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब साइलेंट हो तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। क्लियर? फिर देखिए कहता है स्टॉप ट्रेनिंग नहीं आती, सॉफ्ट ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं, टेस्टिंग कॉस्ट बनती है, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं बनती। फिर ओपनिंग सेरेमनी, भाई ना करो तुम ओपनिंग सेरेमनी, लोगों को जरूर खुश करना है, एसिड ने कहा है आप लोगों को, एक्सपेंस आउट है। मतलब वो जो आप दावतें करते हो, अल्लाह के नाम की देगे चढ़ाते हो कि न्यू फैक्ट्री मैंने लगाई है, तो वो कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज नहीं करनी, वो आपका एक्सपेंस है। ओके, अच्छा अब देखें तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी 11,000, ये जाकर आपने ऐड कर देना है 11,300। अच्छा यहां पे अब अगर गौर करें तो इसने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। तो बेटा आप लोग देखें कि जिस दिन आपने एक्वायर किया 1 Feb 2018,
लेकिन अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ 1 अगस्त 2000, तो इतने टाइम ड्यूरेशन तक वर्क इन प्रोसेस रहा। ऑलराइट, इतने टाइम ड्यूरेशन तक वर्क, मतलब जब आप लोगों ने ये मशीनरी प्लांट परचेज किया था ना 1 फरवरी को, उस दिन आपने प्लांट को नहीं डेबिट किया था, क्योंकि अभी वो रेडी फॉर यूज नहीं था। और आपको एसिड स्टैंडर्ड ने कहा था कि एसिड को रिकॉग्नाइज उस दिन करना जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज हो। तो जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए तब तक वो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोसेस होता है। ऑलराइट, तो जब कंप्लीट हो गया तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस खत्म कर दो और एसिड अकाउंट को डेबिट कर दो। तो एंट्री बनती है एसिड अकाउंट डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी एक्सपेंस करते रहोगे एसिड अकाउंट को कैपिटलाइज जरूर करोगे, लेकिन एसिड अकाउंट को नहीं दोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस को दोगे। ओके, जैसे फ्रीड चार्जेस आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डेबिट कैश क्रेडिट। क्लियर? एनी इशू? फोर्थ पॉइंट, on 31st October 2018 an other machine was sold for rupees, भाई एक और डिस्पोजल अकाउंट आ गया, लेकिन ये जो अमाउंट है ना उसकी सेल प्रोसीड्स है, सोल्ड फॉर रुपीज दिस, सिंपली जाना था डिस्पोजल अकाउंट में। देखिए जैसी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब ये सिंपल डिस्पोजल है, ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज नहीं है, इसको सिंपल डिस्पोजल अकाउंट लिखो, उसको डिस्पोजल ब्रैकेट में एक्सचेंज अकाउंट, गॉट इट, ताकि पता चले कि इसमें हम लोगों ने न्यू एसिड परचेज भी किया है, जबकि इसमें हम लोग कोई न्यू एसिड परचेज नहीं करेंगे। अब ये सेल प्रोसीड्स आई तो कंफर्म है कि सेल प्रोसीड्स डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखी जाती हैं। किसी को डाउट है इस बात पे? 334 इधर आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट इन ₹1000 लिखने लगा हूं अभी, 334। फिर कहता है इट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2015 एंड हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज दिस ऑन 1 जनवरी 2018, जबकि हमने इसको डिस्पोज किया 31 अक्टूबर 2018। मतलब उसने मुझे ओपनिंग WDV बता दी, ओपनिंग WDV बता दी, कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं बताई, कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं बताई, ओपनिंग WDV बता दिया उसने मुझे। मुझे रिवर्स कैलकुलेशंस करनी है, ओके, ताकि मैं इसकी कॉस्ट को डिटरमिन कर सकूं। कॉस्ट होगी तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी मैं डिटरमिन कर सकूंगा। अब ऐसा नहीं हो सकता, बात सुनिएगा, वैसे अगर बाहर सिर्फ मुझसे प्रॉफिट और लॉस पूछा जाए ना तो मुझे कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर प्रॉफिट और लॉस पूछा जाए तो। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे गौर करें रिक्वायरमेंट में, तो उसने आपसे क्या कहा, कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो भाई एसिड अकाउंट से कॉस्ट ने ही लेस होना है, तो कॉस्ट का पता होना जरूरी है। वो बगैर फाइंड किए मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाला। मैं एसिड अकाउंट में से WDV लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एसिड अकाउंट एट WDV बना ही नहीं रहा। क्लियर? फिर मेरे पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट मौजूद है, तो उस एसिड की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी तो एलिमिनेट करनी है मैंने, तो पता होगा तो करूंगा। गॉट इट? तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, तो मुझे रिवर्स कैलकुलेशंस करनी है। फिर क्या कहता है, नेट बुक वैल्यू आपको बता दी ऑन 1 जनवरी, अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000 वाज इनकर्ड ऑन इट्स, तो आपने पैसे पे किए होंगे। अब भाई पे किए हैं, किसकी वजह से पे किए हैं? डिस्पोजल की वजह से। तो बैंक को क्रेडिट करो डिस्पोजल को, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये 334 नहीं है, आपने अलग अलग ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग अलग है। अगर आप इसको नेट ऑफ करके लिख देते हैं तो ऐसा नहीं है जैसे आप क्लैरिटी की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, आपका प्रॉफिट और लॉस सही आ जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं है जैसे हमने क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है ना, इससे पता चल गया है कि भाई जो बैंक में पैसा आ रहा है वो सेल प्रोसीड्स हैं, और जो बैंक से पैसा जा रहा है वो उसके ऊपर एक्सपेंस है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर यहां पर मेरा आ जाएगा एसिड प्लांट एंड मशीनरी, जो भी एसिड मेरे पास मौजूद है, यहां पर आ जाएगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास दोनों ही नहीं है। अब पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आज के इस एडजस्टमेंट में ये कैलकुलेशन इजी है। कैसे? क्योंकि जो डेट ऑफ परचेज है वो फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है, और जो WDV बताई है वो भी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ऑलराइट, अगर डेट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द पीरियड होते तो मेरे लिए मसला बन सकता था, फिर मेरे लिए रिवर्स कैलकुलेशन थी, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज था। फिर जैसे हम लोग यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो रिवर्सल भी ऐसे ही जाना होता है हम लोगों ने। गॉट इट? चले, वो जब सिचुएशन आएगी तब कर लेंगे, अभी इसको देखते हैं। तो तो हम लोगों ने फार्मूला क्या कहा था? WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर टाइम। तो भाई WDV अब गिवन है 512 इज इक्वल टू, कॉस्ट फाइंड करनी है, x इनटू 1 माइनस और रेज टू पावर। अब टाइम देखें, डेट ऑफ परचेज क्या आती है हमारे पास? 2015, 2015, 2016, 2017, 18 ना शामिल करते हैं। ओके, तो 3 इयर्स हैं। रेज टू पावर 3। अब ये जाकर कैलकुलेटर पे जैसे ही सॉल्व करेंगे इस तरह, 512 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 20% रेज टू पावर 3, शिफ्ट ये सॉल्व इक्वल टू 1000 रुपए की कॉस्ट थी। ओके, अब ये 1000 आपके पास आ गया। अब ये 1000 है डिस्पोजल की कॉस्ट, ये रिकॉर्ड हो। क्लियर? और ये 1000 आ गया आपके पास, कहां गया? इधर ही था, ये रहा, ये 1000 ये आ गया। क्लियर? अब जाएंगे इसकी कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन। क्या अब ऐसा है कि 1000 में से 512 माइनस कर दूं तो कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाएगी? ऐसा नहीं करना, उसको मैं लेके जाऊंगा उसकी डेट ऑफ डिस्पोजल तक, क्योंकि कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन लिखी जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो मैं 512 को डेप्रिशिएट करूंगा एट द रेट ऑफ, और कितने टाइम पीरियड के लिए, किस दिन किया ये कारनामा हमने सर अंजाम दिया? 31 अक्टूबर। तो ऑलराइट, तो वैल्यू 85, ये डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर। तो इस डेप्रिसिएशन के बाद एसिड की वैल्यू क्या रह जाएगी? 512 में से 85 माइनस करें, 427, 1000 में से 427 माइनस कर दें, 570 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इधर आ जाएगी 573। बात क्लियर? अब कोई डाउट? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। यहां पे टोटल बन रहा है 1025, जहां पे टोटल बन रहा है 900 समथिंग। ओके, तो हम इसको कैरी करेंगे 1025, यहां पर 1025। एम आई राइट? प्रॉफिट और लॉस जी, 11 क्या लॉस। अब देखें उसके मर्ज करने के रीजन, क्योंकि दोनों पे लॉस। अब जब हमने बनाया नहीं था, हमें तो नहीं पता था ना, हम मर्ज नहीं कर सकते थे कि डायरेक्ट हम मर्ज कर देते।
अब जब दोनों पे लॉस को पता चल गया, अब मर्जर पॉसिबल था, यही वजह थी कि उसने मर्ज करके बना दिया तुमने। ओके, वहां इशू आ जाता जब एक पे लॉस और एक पे गेन होता, वहां पे मसला बन जाता। क्लियर हो गई ये बात? तो अब देखिए टोटल लॉस कितना आ रहा है, इस डिस्पोजल से लॉस आ रहा है 118 का, दूसरे डिस्पोजल से लॉस आ रहा है 154 का, टोटल करें जरा 272। तो यहां देखें ये क्लियर। तब मैं इस कंबाइंड अकाउंट को प्रेफर नहीं करता और आपने भी फिर नहीं करना। क्लियर, तो आप लोगों ने डिस्पोजल के दो अलग अकाउंट्स बना के देने हैं। अब अगर यहाँ देखें इस क्वेश्चन में, तो एसिड अकाउंट क्या कंप्लीट हो नहीं गया, डेबिट साइड का टोटल, और उसमें से क्रेडिट वैल्यूज को माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन 23150। अब क्या चीज रह गई हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एम आई राइट? तो सिंपल सी बात है, किस तरह, फिर से सुनिएगा। एसिड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,700, इसमें से माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 6240। देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 12,700 प्लस 6240, 6, इसमें से लेस कर दें डिस्पोजल्स की ओपनिंग WDV। अब डिस्पोजल दो हैं तो दो ओपनिंग WDV ने लेस हो, तो फर्स्ट डिस्पोजल की ओपनिंग WDV, वो जो हम लोग ने एक्सचेंज ऑफ एसिड किया था, उसकी ओपनिंग WDV हमारे पास क्या आ रही थी, हमने कैलकुलेशन की थी, ये देखें ओपनिंग WDV क्या बनी थी, 520। ऑलराइट, ये 520 लेस करेंगे इसमें से, और जो सिंपल डिस्पोजल है उसकी ओपनिंग WDV वो क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दी थी, कितनी, 512, ये लेस कर दें। ये भी डेप्रिशिएट होंगे, लेकिन ये पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट नहीं हो रहे, इसीलिए इनको अलग किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो वैल्यू आ गई 54। बेटा इसको मल्टीप्लाइड बाय 10% करना है, तो बाकी वैल्यू क्या आ गई, 543 चलेगा क्या, अच्छा 20 कर लें, 20%, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1086। ओके हो गई बात। अब इन डिस्पोजल को नीचे लेके आ जाए करो, 520 एंड 512 मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट multiplied by first day of the accounting period to the date of disposal। तो जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुई थी वो किस दिन हुई थी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को, ऐसे ही था, तो कितने अरसे के लिए, 3/12, तो इसके साथ टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, वैल्यू 26। अच्छा नेक्स्ट, जो सिंपल डिस्पोजल हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 31 अक्टूबर, तो टाइम ड्यूरेशन इसके साथ आ जाएगा 10/12, 85। ऑलराइट, अब आ जाएंगे एडिशन। एडिशन एसिड अकाउंट से ही पता चल जाएगी, फर्स्ट एडिशन हुई 1020 की 1 अप्रैल को, मल्टीप्लाइड बाय 9/12, the value is 113। अच्छा दूसरी एडिशन हुई थी 11,300 की 1 अगस्त, जो वर्क इन प्रोसेस से आया था 11,300 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगस्त से 31 दिसंबर, 5/12, 940, 42 टोटल
टोटल Nine, 2292 ये आ गया। ओके हो गया। yes, sir. और ये बैलेंस कैरी डाउन आप लोग फाइंड कर लो, ये नेक्स्ट ईयर के आप लोग अब किसी को कोई इशू? Thank you, sir. सब क्लियर हो गया। चले, आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्पोजल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करने हैं। अब आपको डिस्पोजल समझ आ चुका है कि डिस्पोजल किस तरह होता है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट्स है। ऑलराइट, आपके साथ आज ही मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करता हूँ, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों की होम असाइनमेंट बन जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।